इसके पहले वाले वीडियो में आइसोथर्मल प्रोसेस हो चुका है, आइसोबारिक प्रोसेस हो चुका है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो चुका है। अब हम ले रहे हैं अडायाबैटिक प्रोसेस। अडायाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच ना हम सिस्टम को हीट देंगे ना उसमें से हीट रिमूव करेंगे। हीट इज नाइदर रिमूव नॉर इट इज गिवन टू द सिस्टम। हीट एनर्जी दे ही नहीं रहे ना निकाल रहे, तो Q की वैल्यू 0 है। फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, if Q is 0 then that process is adiabatic process। ऐसा तभी होगा जब जैसे थर्मोस फ्लास्क का एग्जांपल है, the system is totally insulated from the surrounding, system is totally insulated from the surrounding, पूरी तरह पैक है ऐसा। अब उसके अंदर जो भी होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, जो भी होगा, समझो यहाँ पे ना हम हीट दे सकेंगे ना उसमें से हीट बाहर निकाल सकेंगे, ठीक है। Q is equals to 0। Such process is called adiabatic process। तो याद रखना, it is a process during which there is no transfer of heat to or from the system। to मतलब या तो हम सिस्टम को देंगे या from the system यानी from the system निकाल लेंगे। So there is no heat transfer, heat transfer नहीं हो रहा। Such process is called adiabatic process, यानी Q की वैल्यू 0, हम उसको एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे। एक कंडीशन ये है थर्मोस फ्लास्क वाली, या हम बोल सकते हैं इंसुलेटेड है टोटल सिस्टम सराउंडिंग से, कोई कांटेक्ट नहीं है सराउंडिंग के साथ, हीट एक्सचेंज होने वाला नहीं है। तो फिर से याद रखना, अडायाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम। ना हीट ट्रांसफर करेंगे ना फ्रॉम मतलब ना रिमूव करेंगे हम लोग, तो हीट दे भी नहीं रहे, हीट रिमूव भी नहीं कर रहे, तो Q की वैल्यू क्या है 0। तो हीट हम सप्लाई नहीं कर रहे ना उसमें से रिमूव कर रहे, तो the walls are completely isolated from the surrounding, insulated है, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर दूसरा एग्जांपल ये वाला, bursting of a tire या bursting of a balloon। बलून बर्स्ट हो गया और उसमें से एयर बाहर आई, ठीक है। इट इज अ सडन प्रोसेस। सडन प्रोसेस, गैस को सडनली कंप्रेस करो या गैस को सडनली एक्सपांड करो, या ये है सडन एक्सपांशन ही है, ये है सडन एक्सपांशन। गैस टायर बर्स्ट हो गया या बलून बर्स्ट हो गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है ये सिस्टम, याद रखना। यहाँ पे इतनी फास्ट हो रही वो प्रोसेस कि हीट एक्सचेंज के लिए टाइम मिलने वाला नहीं है, तो ये भी प्रोसेस है अडायाबैटिक प्रोसेस। बस्टिंग ऑफ अ टायर या बस्टिंग ऑफ अ बलून, या हम बोल सकते हैं सडन एक्सपांशन या सडन कंप्रेशन। स्लो कंप्रेशन और स्लो एक्सपांशन में क्या होगा, हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम मिलेगा, बट अगर सडन एक्सपांशन या सडन कंप्रेशन है तो हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। Such process is called adiabatic process। देख लो एक बार, तो अगर बलून पंक्चर हो गया या टायर पंक्चर हुआ है हमारा, तो गैस सडनली बाहर आ जाएगी, ठीक है, Q की वैल्यू 0। Such process is called adiabatic process। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लेते हैं पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q is equals to delta U plus W। Q की वैल्यू 0, so delta U plus W is equals to 0, या आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा U is equals to माइनस W। माइनस साइन का इंपॉर्टेंस है, देखना मैं बताता क्या होगा, देख लो पहले इतना देख लो फिर आगे चलते हैं। तो याद रखना, अडायाबैटिक प्रोसेस इट इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम, फ्रॉम और टू द सिस्टम, ना हम उससे रिमूव कर रहे हैं ना उसको दे रहे, ठीक है। एग्जांपल ये है थर्मोस फ्लास्क, Q की वैल्यू 0, हीट दे भी नहीं सकते, हीट निकाल भी नहीं सकते। या ये प्रोसेस याद रखो जो सडन हो रही, पंक्चरिंग ऑफ टायर या बलून को पंक्चर किया है तो उसमें से गैस सडनली बाहर आ जाएगी, ठीक है। इट इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये प्रोसेस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, याद रखना, तो हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलने वाला, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अडायाबैटिक प्रोसेस। Q is equals to 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये लगाया, थोड़ा सा समझा देते उसका, देखते हैं उसको आगे। नेक्स्ट देखते हैं, दो केसेस बता रहा, वो ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड है, पहले भी हो चुके,
सपोज देयर इज अ कंटेनर, ये पिस्टन है, ठीक है, यहां है अभी पिस्टन, हम उसको नीचे मूव कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, देखो एरो, हम पिस्टन को प्रेस करने वाले हैं, यहाँ जो गैस है हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस, तो हम कर रहे हैं कंप्रेशन, या हम बोल सकते वर्क इज डन ऑन द गैस, ये पहले भी हो चुका है, वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस गर्म होनी चाहिए, तो इस इक्वेशन से देखते हैं वो आता क्या, वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी वर्क डन आएगा निगेटिव, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, आप गैस को सडनली कंप्रेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये दूसरी तीसरी बार हो रहा, गैस को सडनली कंप्रेस किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वो हम इस इक्वेशन से या इस प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो हमने गैस पे वर्क किया है, हमने गैस को कंप्रेस किया है, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, बट गैस का वर्क डन निगेटिव, ये समझा चुका हूं पहले, वर्क डन निगेटिव। अब वर्क डन निगेटिव और ये माइनस, मतलब डेल्टा यू इज पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब ये होता डेल्टा यू पॉजिटिव आया, देखो वर्क डन निगेटिव, ये निगेटिव और साथ में ये माइनस साइन भी है, मतलब पॉजिटिव होगी डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही, इंक्रीज, तभी उसका चेंज क्या आया, पॉजिटिव, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही मतलब टेम्परेचर भी क्या हो रहा, इंक्रीज, गैस वार्म हो गई होगी, गर्म हो गई होगी, देखो, ठीक है, तो ये हो गया कंप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ये फिल्टर लाइन वगैरह के लिए याद रखना नोट में, अभी पिस्टन यहाँ है, ठीक है, और इसके अंदर गैस है, हम पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं, या गैस पुश करने वाली है सब एक्सपांड होने के लिए, तो गैस पिस्टन को मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो एरो दिया है, पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, तो हम स्टडी कर रहे हैं एक्सपांशन। अब गैस ने पिस्टन को पुश किया है, तो हम लिखेंगे वर्क इज डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया है, तो गैस का वर्क डन पॉजिटिव। अब गैस को सडनली एक्सपांड करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, देखते हैं इससे आता है, ठीक है, तो याद रखो यहां हम एक्सपांशन स्टडी कर रहे हैं, वर्क इज डन, एक ही लेटर का फर्क है, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, दोनों में फर्क याद रखना, एक में कंप्रेशन है, एक में एक्सपांशन है, ठीक है, हाँ, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी वो देखो, वर्क डन पॉजिटिव और ये माइनस साइन है, ये पॉजिटिव है पर ये माइनस है, तो डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव, डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, चेंज निगेटिव है मतलब फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, फाइनल वैल्यू कम यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज यानी टेम्परेचर भी डिक्रीज, गैस कूल हुई होगी, ध्यान रखना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना फिल इन द ब्लैंक, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उस पर से ये दो जो केसेस बताई है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये थोड़ा याद रखना, ये दूसरी तीसरी बार हो रहा पर इसके हिसाब से भी समझा दिया, तो वही हमारा मैच हो गया कि सडन कंप्रेशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, सडन एक्सपांशन है तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, इतना देख लो, ग्राफ बनाएंगे तो एक्सपांशन या कंप्रेशन का ग्राफ है, यहाँ छोटा सा ग्राफ बना देते, ये है बी बी एंड दिस इज द ग्राफ ए बी, ठीक है, अगर एरो इधर दे दूं, ये पहले हो चुका है तो एक्सपांशन ये वाला, और एरो इधर दे दूं तो कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, ये वाला ग्राफ है अडायबैटिक प्रोसेस, तो बड़ा नहीं बनाया, ये हो चुका पहले, देखो फिर आगे बस एक चीज याद रखना बेटा, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये गैस को हमने या तो कंप्रेस किया है या एक्सपांड किया है उसके लिए प्लॉट किया है, पंक्चर हुआ है बलून या टायर उसके लिए आप ऐसा ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, वो फ्री एक्सपांशन में जाएगा, आगे लेंगे हम लोग, उसका ग्राफ आपको प्लॉट नहीं कर सकते, हाँ उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट बता सकते और उसका पाथ आप ड्रॉ नहीं कर सकते,
ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो इसके और इसके लिए, सडन एक्सपांशन एंड सडन कंप्रेशन के लिए, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसको मिटा रहा है, ये ग्राफ बलून जो पंक्चर किया था उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। पीवी डायग्राम या पाथ हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम वर्क डन का तो हो ही गया, अब हम वो ले लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ डायबेटिक प्रोसेस, यानी वर्क डन का इक्वेशन निकालना है। ये केसेस याद रखना है, नोट में या फिल इन द ब्लैंक में आया तो फिर पहचानते आना चाहिए क्या होगा। 2-3 बार हो चुका है, याद रहना चाहिए। देखते इसको मिटा रहे आगे चलते। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ डायबेटिक प्रोसेस, यानी वर्क डन का इक्वेशन डिराइव करने वाले। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना और एक बार लिख के देख लेना बेटा। ये जो हम लिखते हैं पी वी यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में हमने ऐसा लिखा था। सपोज कांस्टेंट हम लोग डिनोट कर रहे हैं सी से, ठीक है। ये जो पी वी हमने कांस्टेंट लिखा था, ये हम लोग लिखते जब प्रोसेस स्लो है, याद रखना स्लो प्रोसेस है। अभी यहां प्रोसेस फास्ट है और अडायबेटिक है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, जैसे हमने अभी बताया था सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपांशन के टाइम पर। तो अब ये फॉर्मूला वहां अप्लाई नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, ये याद रखना। यहां आ जाएगा गैमा, स्पेसिफिक हीट लेना पड़ेगा क्योंकि सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपांशन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और हम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, याद रखना। यहां हमने बोला था Q इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो P V रेज टू गैमा इज कांस्टेंट। तो गैमा हम लोगों का पहले हो चुका है, ये मिटा देंगे। गैमा का फॉर्मूला है Cp अपॉन Cv, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको नाम दिया था हमने, जैसे ये अडायबेटिक प्रोसेस है तो इसको हमने अडायबेटिक रेशियो बोला था। और इट इज नोन एज हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में निकाल चुके हैं, 5/3 मोनोएटॉमिक गैस के लिए। और डाई एटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू थी 7/5। ये दो ये वैल्यू याद रखना है, देखिए इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, देख लो पहले। तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं चलेगा यहाँ पे, वो आइसोथर्मल प्रोसेस में लिया था जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वो स्लो प्रोसेस थी, ये सडन प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। तो पी वी रेज टू गैमा इज कांस्टेंट। वर्क डन का फॉर्मूला वो यूज करेंगे जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ पी डी वी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन का, जो पहले डिराइव कर चुके हैं। देखो एक बार फिर ये मिटा है, ये आ जाएगा, ये ध्यान रखना। गैमा Cp अपॉन Cv स्पेसिफिक हीट का रेशियो है एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इतना आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। डायबेटिक प्रोसेस में P into V इज कांस्टेंट नहीं ले रहे, क्या ले रहे? P V रेज टू गैमा इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। या डायबेटिक रेशियो या हीट कैपेसिटी रेशियो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो भी बोल सकते हैं। गैमा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जब हमने लिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसीलिए चैप्टर कंटिन्यूएशन में रखे हम लोग। P की वैल्यू डाल दो यहाँ से, C कांस्टेंट है, चलो इसको कांस्टेंट को हटा देते एक बार। अब यहाँ लिखिए C, तो P की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ, P की जगह है ना, ये बेटा F थोड़ा देखना, चलो ऐसे लिख P की जगह आएगा यहाँ से क्या आएगा C अपॉन V रेज टू गैमा और साथ में ये है B। C कांस्टेंट है, बाहर निकाला, एक स्टेप में यही कम कर रहा। देखो फिर से P की जगह हमने यहाँ से वैल्यू डाला है इस इक्वेशन से, P की जगह आएगा C
और अपॉन में v रेज टू गैमा, c इज द कांस्टेंट, बाहर निकालिए और यहाँ लिख दिए 1। इसका आंसर पहले बाजू में निकाल के बताया था, फिर डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। ये बेटा एक बार लिख के देखे ना आप, बस एक बार अगर आ गया फिर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी कांस्टेंट नहीं है, पी वी रेज टू गैमा इज कांस्टेंट, ये याद रखना। देख लो अब पहले इंटीग्रेशन का आंसर बता देते हैं, फिर देखेंगे। 1 अपॉन, मान लो x रेज टू n है और dx, यहाँ 1 अपॉन v रेज टू गैमा है और dv है, तो वैसा लिख रहे हैं, फिर डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस n dx। ठीक है, ये x रेज टू माइनस n है। अगर x रेज टू n dx का आंसर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ n की जगह माइनस n है, बस इतना फर्क है। तो हम यहाँ लिखेंगे x रेज टू माइनस n प्लस 1, n प्लस 1 की जगह माइनस n1 प्लस 1 हो गया, n की जगह माइनस n, बस इतना है, और नीचे माइनस n प्लस 1। देखो ये फाइनल आंसर हो गया इसका, देखो कैसे है। तो 1 अपॉन x रेज टू n का आंसर लिख रहे हैं समझो, और ये साथ में dx है, x dx, ये समझ में आया। तो इसको हमने लिख लिया, ऊपर लेके गए तो ये बन गया माइनस n। हम लोग के पास x रेज टू n का फॉर्मूला है, ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा चुका हूँ कि x रेज टू अगर n है तो हम लिखते हैं x रेज टू n प्लस 1, यहाँ जो भी होगा प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ है n माइनस, तो माइनस n ये वैसी रखा है, प्लस 1 ये माइनस n प्लस 1। ठीक है, इस पर से उसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो देख लो कैसे आया है, देख लो एक बार, जरा सब रिवाइंड करके वापस देखने लगे तो। सो वर्क डन का आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे c कांस्टेंट, ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, डायरेक्ट आंसर लिख रहा, x की जगह v और n की जगह डाल देंगे गैमा। ठीक है, तो v ऊपर आएगा माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन में माइनस गैमा प्लस 1, देखो, और ये vi और ये vf, बस देखो ये आंसर कैसे है, समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ x रेज टू n होता, सपोज x रेज टू n होता तो हम लिखते n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ है माइनस n, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, सिंपल। एक बार देख लो, रुक जाता लगे तो यहाँ तक ही लिख लो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना देखो पहले, करो हो सके तो वीडियो पॉज कर लो और लिख लो एक बार यहाँ तक बिना देखे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते इसको। देख लो आगे चलें, ध्यान रखना कैसे किया स्टेप। x रेज टू n का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ माइनस n है तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस n कर दिया, बस इतना चेंज है। बेटा फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स का पोर्शन जो लिया था तो अगर है कंप्लीट तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत है ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का बहुत जगह काम गिरेगा। तो ये बहुत गलत, देखना क्या कर रहे हैं, c ये बाहर ले रहे हैं, इसको बाहर कर रहे हैं, इसको बाहर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो तो चलता गया, 1 पहले कर दिया, ये माइनस गैमा बाद में लिख दिया, लिखने में आसानी होगी इसलिए ऐसा कर दिया उसको। उसके बाद ये यहाँ पे डाल देता है एक स्टेप, c ब्रैकेट के बाहर आ गया है 1 माइनस गैमा, ब्रैकेट में जो बचा है ऊपर है उसको नीचे लिख लेते हैं, 1 अपॉन v। अब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 सॉरी गैमा, वो प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया, गैमा माइनस, ये एक स्टेप डाला। और यहाँ है vi vf, अब डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा 1 अपॉन अपर लिमिट यानी vf गैमा माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट vf, लोअर लिमिट है i, vi गैमा माइनस 1। ठीक है, इतना देखिए, तो ये तो हमने बाहर निकाल लिया, इसको हमने 1 माइनस गैमा लिख लिया, ये v
माइनस गैमा प्लस 1 था, इसको अपॉन में लिखा है तो ये गैमा माइनस 1 हो गया, तो वो देखना था। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, c की वैल्यू यहां से डालेंगे, देखना क्या लिख रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2। अगर p इंटू v कांस्टेंट होता तो ऐसा लिखते हैं, अभी गैमा है तो ऊपर गैमा लिख देते, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब वही होगा p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c। सिर्फ इतना फर्क कर रहे हैं, यहाँ i कर रहे हैं और यहाँ फाइनल f कर रहे हैं, 1 2 की जगह इनिशियल और फाइनल कर रहे हैं। तो ये c अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप ठीक है, यहाँ तक देखो, ये एक स्टेप में मिटा था, नोट्स में भी ये स्टेप नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप होगी। ये अगर आप लोगों को लिखनी है तो आप लोग मेंशन कर देना। चलो यहाँ लिख देते हैं, तो ध्यान देना क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन, अच्छा इतना देख लो, फिर मैं ये एक स्टेप मिटा रहा, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना, यहाँ लिख दें। सो वर्क डन इन ब्रैकेट 1 अपॉन, ये लिख रहा 1 माइनस गैमा, 1 माइनस गैमा इन ब्रैकेट c अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ गया c अपॉन में vf गैमा माइनस 1 और ये माइनस c अपॉन ये vi गैमा माइनस 1। देखो यहाँ तक दिख रहा है पहले, हाँ ठीक है दिख रहा, ये माइनस है। अब c हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, पर c की जगह आप लोग ये लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू डाल रहा है, तो यहाँ डालेंगे इनिशियल फाइनल है तो pf vf रेज टू गैमा, और यहाँ डालेंगे pi vi रेज टू गैमा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गैमा, ये वैसे ही रखेंगे, ये pf ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ ऊपर है v रेज टू गैमा, ये ऊपर जाके माइनस, सो माइनस हो गया गैमा माइनस 1, ठीक है ना, ये वापस ऊपर लेके जाओ, तो लिखने में आसानी होगी, इसलिए हमने उसको ऊपर रखने की जगह ऐसे लिख लिया, आप चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर जाके माइनस कर, तो गैमा और गैमा, गैमा और गैमा कैंसिल, और ये v बचेगा खाली, तो यहाँ बचेगा खाली vf, वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो pi vi, फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है ना। देखो फिर से देखो, ये v रेज टू गैमा है, ये ऊपर जाके माइनस, तो ये माइनस गैमा माइनस 1 ऊपर जाके माइनस, बेस सेम है ना, तो पावर का हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, ऊपर ले जाके गैमा गैमा कैंसिल, क्योंकि ये हो जाएगा गैमा, ये माइनस अंदर, माइनस गैमा प्लस 1, ये कैंसिल, v रेज टू 1 यानी v बचा, यहाँ पे भी वैसे ही बचेगा, तो ये हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, वर्क डन। सो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू pf vf माइनस pi vi अपॉन में 1 माइनस, अगर pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिया था तो सिर्फ इतना आंसर आया था जो ऊपर आया है हमारा, पर जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू p आया था vf माइनस pi, यानी ऊपर वाली टर्म आई थी। अब pv रेज टू गैमा है, तो ये आंसर एक्स्ट्रा है, बस उतना याद रखेंगे, तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा, ये वर्क डन का इक्वेशन डिराइव हो चुका। देखिए ये आया, तो क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि डिराइव है ना, थोड़ा सा लेंथी भी है, 3 मार्क के लिए आएगा। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अडायाबैटिक प्रोसेस, ये Q इक्वल्स टू 0 इसमें डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ P V कांस्टेंट नहीं, P V रेज टू गैमा इज कांस्टेंट, गैमा क्या है वो बता ही दिया है, Cp अपॉन Cv, जो वैल्यू आएंगे तब देखेंगे कहाँ, ये देखो यहाँ तक तो इजी है, ठीक है। इसके बाद ये आंसर कैसे लाया वो बता ही दिया है, उसके बाद ये कैसे लिखा है देखना, बाद में ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ से किया है, तो एक बार आप लोगों ने जस्ट लिख के देख लेना, एक बार आपके हाथ से निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो यहाँ पर। आप देखो, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
PV इज इक्वल्स टू nRT, तो PV की जगह nRT भी डाल के आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू PV की जगह n कांस्टेंट है वैसे रहेगा, R कांस्टेंट, ये TF हो जाएगा, ये PI अपॉन में 1 माइनस PV की जगह nRT, तो nr दोनों जगह से कॉमन बचा TF माइनस TF। तो टेक्स्ट बुक में क्या किया, उल्टा लिखा है TI माइनस TF, ठीक है। अपन ने जैसा है वैसे ही लिखा है, डायरेक्ट नोट्स में वैसे ही, पर टेक्स्ट बुक में उन्होंने उल्टा करके लिखा है, TI माइनस TF करके लिखा है, इसीलिए हमने उसको चेंज किया क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज, इसीलिए उन्होंने उल्टा कर दिया, TI माइनस TF किया है वहां पे। तो उल्टा चेंज याद रखना है, TI माइनस TF। टेक्स्ट बुक में वैसे लिखा है पर अभी ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक में उल्टा किया उन्होंने, देख लो एक बार। तो ये हो गया अडायबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का इक्वेशन, या हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ अडायबैटिक प्रोसेस। ये कैसे आया वो मैंने इंटीग्रेशन का लिख के बताई थी, एक बार फिर से देख लेना। मेन ये देखना ये सब्स्टिट्यूशन कैसे किया है, पहले हमने यहाँ c लिखा था अंदर, पर c की जगह वे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ये और ये, तो ये तो पहले c अंदर मल्टीप्लाई किया है, c और c लिखा है यहाँ पे, पर c की जगह ये दोनों वैल्यू डाल के उसको सिंपलीफाई किया। एक बार खाली लिख के देख लेना, ऐसे दिख रहा खाली कि हाँ अरे बाप रे बहुत जम्बल्ड है, सब मिक्सअप है, शांति से बैठ के एक बार जस्ट लिख के देख लेना। ये तो मैंने समझा दिया कैसे लिखना है, ये अगर प्रॉपर्ली लिख लिया तो c अंदर मल्टीप्लाई करके ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अगर आपने कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार आपके हाथ से निकल गया तो चैलेंज है कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में भी सिर्फ एक बार पढ़ के भी जाएंगे तो आप ये डेरिवेशन लिख पाएंगे। सिर्फ देखने में लग रहा है कि अरे बाप रे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अजीब सा है, डर लग रहा, ऐसा वैसा नहीं, एक बार अगर आपने लिख के देख लिया और स्टेप्स जैसे बताया वैसे बराबर फॉलो करो। एक बार टाइम लगेगा लिखने में क्योंकि ये आंसर कैसा है वो फिर से आप रफ में इंटीग्रेशन लिख के देख लेना आंसर, एक बार हाथ से निकल गया और एक बार स्टेप्स क्लियर हो गए कि अरे यार ऐसा करना है, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये देख लो एक बार, तो ये हो गया हमारा अडायबैटिक प्रोसेस। देख लो फिर आगे चलते हैं। बेटा एक बार लिख के देखना, नोट्स में है पर आप लोगों ने एक बार लिख के देखना है, एक बार कोई भी डेरिवेशन छोटा हो या बड़ा हो हाथ से जाना चाहिए। अगर सामने होते तो मैं खुद ही लिखा लेता आप लोगों से कि भाई चलो डेरिवेशन लिख के बताओ, 3-4 लोगों का मैं खुद ही चेक कर लेता कि जिन्होंने लिखा है बता दो एक बार, पर अब क्या कर सकते, कोई इलाज नहीं है, आप लोगों को ये लिख के देखना पड़ेगा। तो एक बार आपको लिख के देखना है डेरिवेशन। चलो इसको मिटा रहे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जैसे हम साइक्लिक प्रोसेस कैसे बोलेंगे, जहां से शुरू किया था वही वापस आ गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यानी इनिशियली जहां से शुरू किया था, पीवी डायग्राम में समझाता था, देखो ये है समझो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल, पहले हम गए ए टू बी प्रोसेस में, जो भी हुआ होगा वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, बाद में यहाँ पे वापस आ गए। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, तो जहां से शुरू किया था इनिशियल स्टेट जो थी वही फाइनल स्टेट है बाद में। यानी जैसे हम मान लो गैस हमने शुरू किया, प्रेशर और वॉल्यूम गिन लिया, फिर उस पर जो भी प्रोसेस किया, बट फाइनली इनिशियल जो प्रेशर था वही प्रेशर है और वही वापस से वॉल्यूम है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक। साइक्लिक समझ में आ रहा ना, साइक्लिक प्रोसेस। तो याद रखना साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच दैट सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, सिस्टम वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाएगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। इनिशियल जो पॉइंट था ए, वही हमारा फाइनल पॉइंट है ए बी। तो हम बोल सकते हैं कि जितनी इंटरनल एनर्जी थी उतनी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, ये वाली केस में हम बोल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो देखो ये है सपोज गैस, इनिशियली जो वॉल्यूम था वी आई, जो प्रेशर था पी आई और जो टेम्परेचर था टी आई, समझो वही प्रेशर वही वॉल्यूम और वही टेम्परेचर है फाइनल, यानी ये और ये तीनों के साथ मैच हो जाए। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है,
such a process is called cyclic process. तो याद रखना, the thermodynamic process that returns the system, thermodynamic process that return the system to its initial state पे वापस लाके रख देंगे, that process is called cyclic process. तो जितना इनिशियली प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी जो थी, बाद में पूरे प्रोसेस के बाद भी वही प्रेशर, वही टेम्परेचर, वही इंटरनल एनर्जी है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 है. हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q is equals to delta U plus W. डेल्टा U की वैल्यू 0, so we can say Q is equals to W, यानी कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है. ठीक है, तो हमने जो एनर्जी दी है वही वर्क डन में यूज हुई है. ठीक है, गैस का कुछ नहीं है, हमने जो एनर्जी दिया वही वर्क डन में यूज हुआ है. तो वर्क डन निकालना कैसे, तो वो एक बार बता देता, वो नोट्स में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा, ध्यान. पहले इतना देख लो पहले, फिर वर्क डन का समझा. तो फिर से याद रखना, a thermodynamic process that returns a system to its initial state is a cyclic process. यानी यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आ गए, वापस वहीं आ गए, यानी इनिशियली सिस्टम जैसी थी फाइनली वैसे ही हो गई वापस. सो वी कैन से दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस में हम जो एनर्जी देंगे वो वर्क डन में काम आएगा. अब वर्क डन निकालना कैसे, देखो ये ग्राफ को हम डिवाइड कर रहे हैं. पहला पार्ट ही A और B, ये वैसे A और B, और दूसरा पार्ट ही. इसके नीचे का एरिया निकाल लो तो क्या मिल जाएगा, वर्क डन. समझो W1. इसके नीचे का एरिया निकाल लो, सेकेंड पार्ट के नीचे का, ये है फर्स्ट पार्ट. ये वाला इतना ड्रॉ किया है, उसके नीचे का एरिया, ये वाला इतना ड्रॉ किया है, उसके नीचे का एरिया. तो ये निकल गया वर्क डन W2. सो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दो, ये कर्व वाला, तो इतना एरिया बचेगा जो मैं यहाँ शेड कर रहा रेड कलर से. तो जो लूप में एरिया है वही रहेगा हमारा वर्क डन, या हम बोलेंगे उतनी एनर्जी हमने सप्लाई किया है. तो इतना ये है, तो ये है हमारा वर्क डन फाइनल. तो आप चाहे तो अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, बट ग्राफ में ये शेडेड एरिया निकाल लेंगे तो भी आपको उस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो ये कर्व है, वो कर्व अगर मैं यहां ड्रॉ कर लूं, तो इतना एरिया दोनों में कॉमन है, नीचे वाला, तो इतना एरिया एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो वही रहेगा वर्क डन. समझ में आ रहा? तो ये देखो, इसके नीचे का पूरा एरिया और इसके नीचे का पूरा एरिया, ये है वर्क डन. ए से बी तक जाने के लिए, वापस बी से ए तक आने के लिए, क्योंकि इनिशियल स्टेट पे वापस जा रहे हैं, वर्क डन ये है. तो इतना एरिया एक्स्ट्रा आया है वहां पे. ये कर्व ऐसे था पहले, अब कर्व ऐसे हो गया, तो इतना एरिया एक्स्ट्रा आया है. तो W2 माइनस W1 शेडेड एरिया निकाल लिया. अब ध्यान से देखो, W2 ग्रेटर है तो डेफिनेटली ये वर्क डन आएगा पॉजिटिव. बट अगर मान लो हम लोग ये ड्रॉ ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ वहां से ले रहे हैं, हम अभी से कितना ले रहे हैं, किसी ने ये ग्राफ दे दिया, या ग्राफ ऐसे भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है ऐसा ग्राफ रहेगा, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है. देखो ये ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे. तो इस पूरी प्रोसेस में शुरुआत हुई थी ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस ए आ गए, यानी इनिशियल जहां से शुरुआत किया था वहीं आ गए. किसी ने बोला वर्क डन निकालो. अब इसका एरिया निकालने में फॉर्मूला नहीं है, पर इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास. लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग लेके एरिया इसका निकाल सकते हैं. तो यहां निकल जाएगा शेडेड रीजन, मतलब वर्क डन निकल जाएगा. ये जो रेड कलर से मैंने शेड किया है, या यहां जो रेड कलर से शेड किया है, वो हमारा है वर्क डन इन दैट साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन व्हिच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट पे वापस आ गए, तो हम जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो खाली टाइम में यूज हो रही वर्क करने में. किसी ने बोला वर्क डन निकालो, तो शेडेड एरिया निकालो. ठीक है, अब पहचानना कैसे कि पॉजिटिव लेना है या निगेटिव. तो देखो यहां पे कैसे बनाया है, ठीक है. तो आप वर्क डन निकाल सकते शेडेड रीजन लेके. ठीक है, तो ये निकल गया हमारा वर्क डन. ये एरो है मतलब कंप्रेशन. तो
सॉरी एक्सपांशन, वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ था यहाँ आ गया, तो ये है एक्सपांशन, ये होगा कंप्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। ये तो अभी हमारे लिए काम का नहीं है, तो हमको सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस दिखाना है, वर्क डन का काम नहीं है। 1 और ये बस तैयार करो। तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेना, आपको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस। एक और प्रोसेस लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो वो जो लूप में जो एरिया है वो एरिया आपने निकाल लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। ठीक है, तो याद रखना ये शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन। अच्छा, अब मान लो इतना ही ग्राफ दिया है, अब वर्क डन निकालना है, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हैं, ये P और ये V, यहाँ समझो 10 है, यहाँ 5 है, और यहाँ प्रेशर के वैल्यूज ले लेंगे, ये है समझो 2 और ये है समझो 3। सो एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ यानी 10 माइनस 5 इंटू ब्रेथ 3 माइनस 2 यानी 1, तो आ गया 5, एरिया निकल के 5, यानी वर्क डन भी कितना होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस आ गया 5, और ये डिफरेंस आ गया, ये समझो और कुछ ले लेते वैल्यू, जैसे 2.5 ले लेते, तो ये हो गया 0.5, तो यहाँ 0.5 कर दो, तो ये हो जाएगा 5 5 25 यानी 2.5। तो ऐसे आप एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानना वो भी समझ लो, इसमें काम आएगा। ठीक है, अब यही सेम ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, सेम ग्राफ, पर हम ऐसे लिखेंगे A B C D, चलो नाम भी वैसे दे देते, पर एरो ऐसे देने की जगह आप एरो ऐसे देंगे। ग्राफ सेम है, एरिया सेम है, फिर वर्क डन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू भी सेम है, समझो ये 10 है, ये यहाँ पे 5, ये यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने 2, ये 2.5, तो ये 2, ये 2.5, तो ये वैल्यू आएगी 5, ये वैल्यू आएगी 0.5, फिर से आंसर सेम दोनों का। तो ये याद रखना, जहां क्लॉकवाइज है, ये सर्कल क्लॉकवाइज है, वहां वर्क डन पॉजिटिव ले लेना, यानी इसका एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव लिख लेना। तो इसका एरिया क्या आएगा अभी फिलहाल, ये वैल्यू है 5 यानी लेंथ, ये वैल्यू है 0.5 यानी ब्रेथ, तो 5 इंटू 0.5, तो यहां लिखेंगे प्लस 2.5 वर्क डन जूल्स। ठीक है, अब यहां एंटी क्लॉकवाइज है, याद रखो, सपोज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, तो सेम है, वही प्रोसेस हमने ऐसे फॉलो की थी, अब हम बोल रहे हैं ऐसा है, तो दोनों ग्राफ में वर्क डन सेम आ रहा है, बट एक में पॉजिटिव लेना है, एक में नेगेटिव, वो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां क्लॉकवाइज दिखे देखना, क्लॉकवाइज, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती वो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन नेगेटिव, सेम उतना ही पर नेगेटिव, माइनस 2.5। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव, सिंपल। कैसे भी आ सकता, ध्यान रखना, ग्राफ ऐसे भी आ सकता साइक्लिक प्रोसेस का, ये ऐसे, यहां से शुरू किए वहीं आ गए, ये ऐसे। तो अब इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। अभी एरो देखो किधर दिया है, ऐसे, यानी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी एरिया आएगा वो वर्क डन रहेगा नेगेटिव। अगर मैं एरो की डायरेक्शन ऐसे कर दूं, ये ऐसे क्लॉकवाइज, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। तो कैसे भी आए, ट्रायंगल भी आ सकता, कोई भी शेप आ सकता, तो याद रखना एरिया निकाल लो उस क्लोज लूप का, तो साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क हुआ है वो मिल जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए देखो, अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हो गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ये कॉम्पिटिटिव वाले याद रखना, न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता, देखेंगे बाद में, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव, बाय द गैस, बाय द गैस। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी
लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोसेस हमारे सब हो गए। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा हीट इंजन, यानी हमारे गाड़ी के जो इंजन है उसका बेसिक वर्किंग देखेंगे हम लोग। कोई डिटेल में हमको कोई अभी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनना है, बेसिक वर्किंग देखेंगे हीट इंजन का। और रेफ्रिजरेटर बोलो या एसी बोलो, उसका बेसिक वर्किंग देखना है। और फिर हमारा बाद में आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे दो लॉज हो चुके हैं ऑलरेडी, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हुआ था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम लोग आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉज, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। अब है फ्री एक्सपांशन। अब हम लोग ले रहे फ्री एक्सपांशन। व्हाट इज फ्री एक्सपांशन? एटमॉस्फेयर में एक्सपांड हो रहा है फ्री एक्सपांशन। जैसे बलून में एयर है, वो पंचर हो गया या बर्स्ट हो गया, तो इसमें से एयर बाहर आ जाएगी और फ्रीली एक्सपांड हो रही पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में। या फिर टायर बर्स्ट हो गया या पंचर हो गया समझो, यहाँ से हवा भरने की जगह यहाँ से बर्स्ट हो गया समझो, तो एयर यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो ये दोनों एग्जांपल कौन से इसमें लिया था? अडायबैटिक प्रोसेस में। तो इसको आप अडायबैटिक एक्सपांशन भी बोल सकते हैं, फ्री एक्सपांशन और अडायबैटिक एक्सपांशन। यानी Q की वैल्यू 0, जो हमने अडायबैटिक प्रोसेस में बोला था। तो अडायबैटिक प्रोसेस में ये एग्जांपल लिए थे। तो एक्सपांशन लिमिटेड जैसे भी हो सकता, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इधर गैस है, इधर गैस नहीं है, तो हम इसको यहां से ओपन कर दे तो गैस इतनी जगह में एक्सपांड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाउंडेड है एक्सपांशन, यहां फ्री एक्सपांशन है, ठीक है। जो एक्सपांशन हो रहा वो कहां हो रहा? एटमॉस्फेयर में हो रहा या एनवायरनमेंट में हो रहा। तो यहां से जो एयर निकलेगी वो एनवायरनमेंट में जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, एक्सपांड हो गया वो पूरी तरह। तो अडायबैटिक एक्सपांशन, Q की वैल्यू 0, कोई चीज डिस्प्लेस नहीं हो रही, वहां एक छोटा सा छेद हुआ है या बर्स्ट हुआ है तो वहां से पूरी हवा बाहर निकल रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाओ तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। सो Q की वैल्यू 0, W की वैल्यू 0, तो वी कैन से डेल्टा U इज आल्सो 0। तो ये याद रखना फ्री एक्सपांशन। इसको आप पीवी डायग्राम में प्लॉट नहीं कर सकते। मैंने तब भी बताया था अडायबैटिक प्रोसेस में गैस को आप कंप्रेस या एक्सपांड कर रहे हैं बाउंडेड इसमें, तो आप वो पीवी डायग्राम में प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मैंने अडायबैटिक प्रोसेस में प्लॉट करके दिखाया था। पर जब हम सिलेंडर में लिए थे गैस, इसी वीडियो में बताया था, या तो ऊपर पिस्टन को मूव करेंगे या नीचे करेंगे, तो आप पीवी डायग्राम में अडायबैटिक प्रोसेस ऐसे दिखा सकते हैं। बट मैंने बताया था कि अडायबैटिक प्रोसेस इस केस में आप पीवी डायग्राम प्लॉट नहीं कर सकते। तो अडायबैटिक प्रोसेस ये जो दो है उनको नया नाम दे दिया फ्री एक्सपांशन। तो याद रखना फ्री एक्सपांशन में आप पीवी डायग्राम प्लॉट नहीं कर सकते, और फ्री एक्सपांशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तीनों वैल्यू 0 याद रखना, Q की वैल्यू 0, W की वैल्यू 0 और डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आल्सो 0। तो ये टॉपिक याद रखना, फ्री एक्सपांशन। टेक वेरी गुड। तो याद रखना पीवी डायग्राम प्लॉट नहीं कर सकते, यानी पाथ प्लॉट नहीं कर सकते आप, ऐसा कर्व उसके लिए नहीं निकाल सकते। हाँ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बता सकते हैं कि इनिशियली ऐसा था और फाइनली ऐसा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट बता सकते हैं, पर आपको कर्व प्लॉट नहीं कर सकते। याद रखना पीवी डायग्राम इसके लिए प्लॉट नहीं कर सकते आप लोग, और ये अनकंट्रोल्ड है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते बर्स्ट होने के बाद कि कितनी हवा निकलेगी, कितनी देर में निकलेगी, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बलून या ये बर्स्ट हो गया तो इट इज अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, याद रखना फ्री एक्सपांशन। तो इसका सिर्फ इतना ही पैराग्राफ याद रखना है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल याद रखना, और याद रखना इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेंज, और इंस्टेंटेनियस है, फटक से हो जाएंगी। और पहले ही बता रहा, ये जब प्रोसेस हम लोगों ने लिखे थे तो हम लोगों ने लिखा था कि इट इज दिस प्रोसेस इज नॉट in thermodynamic equilibrium, this process is not in thermodynamic equilibrium। तो ऐसे दो प्रोसेस बताया था मैंने स्टार्टिंग में जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है,
एक था ये बस्टिंग ऑफ बलून या बस्टिंग ऑफ टायर, या दूसरा एग्जांपल था कंबशन इंजन का। तो उसमें कंबशन इंजन नहीं ले रहे, ये फ्री एक्सपांशन है, पर वो दो प्रोसेस जो मैंने बताया था वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये देखो, इट इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, याद रखना, इट इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना फ्री एक्सपांशन के लिए, और सेकंड पॉइंट याद रखना इट इज अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, इट इज अनकंट्रोल्ड एंड इट इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और आप पीवी ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, पीवी ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। हाँ, आप इनिशियल फाइनल स्टेट बता सकते, बट पीवी ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते इस सिस्टम के लिए। ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। तो याद रखना दीज एक्सपांशन आर अडायबैटिक एक्सपांशन, को बता ही दिया है, और ये अनकंट्रोल्ड चेंज है, सॉरी अनकंट्रोल्ड चेंज है। देख लो एक बार। तो इसके आगे का जो हीट इंजन है वो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हो सकता है इसी के साथ मैं कॉम्पिटिटिव का भी शायद शुरू कर दूं। तो कॉम्पिटिटिव का आप लोगों ने नोट्स बना लेना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा। हीट इंजन वगैरह का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो जितना मैं बोर्ड केस में पढ़ाऊंगा उतना ही हमारा कॉम्पिटिटिव के लिए भी हो जाएगा। तो ये साथ में लिख लेना है बेटा आप लोगों ने। तो ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस हमारे हो चुके हैं जो हमारे को लेने थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एक बार देख लेना। अब हमारे जो टॉपिक शुरू होगा इस वीडियो के बाद वो रहेगा हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है, अब रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे तीन लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के, उसमें का एक बचा हुआ है हमारा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।